हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर है। बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। ये सब बोलते हुए आज मुझे खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बच्चों को लगातार प्रयागराज में लाइव वीडियो देख रही हूँ और लखनऊ से मैं भी प्रोटेस्ट कर रही हूँ। लगातार बच्चे कितने परेशान हैं, ठीक है। अपना हक लेने के लिए बच्चे कितने परेशान हैं। आयोग को लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आयोग नहीं समझ रहा है कि बच्चे कितने परेशान हैं। लगातार 11 नवंबर से रात दिन बच्चे डटे हुए हैं प्रयागराज में, लेकिन आयोग कोई फैसला देने को तैयार ही नहीं है। लगातार कल भी डीएम बस बोल रहे थे जाइए आप वापस, आपको अपनी तैयारी करनी है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उन्हें नहीं पता हम जिस हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हमें जाना होता तो हम 11 नवंबर को ही वापस आ जाते, ठीक है। अभी रात दिन भूखे प्यासे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से प्रोटेस्ट हम भी करने गए थे, ठीक है। लगातार हमारा भी यही नारा था कि प्रयागराज डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। हम भी तुम्हारे सपोर्ट में हैं और पूरे तहे दिल से हम सपोर्ट में हैं। बच्चे अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। कमरे लेकर रूम में पढ़ाई करते हैं, पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई करते हैं। और लेकिन जब उनका रिजल्ट का टाइम आता है, एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो आयोग बीच में अपनी मनमानी करने लग जाता है, रूल्स बदलने लग जाते हैं जो बिल्कुल नियम के खिलाफ है। अब इनको कौन समझाए, वो अपने ईगो पर, अपनी बात पर अड़े हुए हैं। एक बात समझ में नहीं आती क्या आयोग को, कि जहाँ बच्चे परेशान हैं, जहाँ युवा परेशान हैं, उस देश का विकास कैसे हो सकता है। आज जब बच्चे इतने परेशान हैं तो कोई भी नेता आगे आने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े वादे करने वाले, बड़े बड़े दिखावा और या प्रलोभन के वादे करने वाले कहाँ गए अब, ठीक है। बच्चे परेशान घूम रहे हैं, रात दिन बच्चों को देखा नहीं जा रहा, एंजाइटी की समस्या हो रही है। पूरी रात हम कल नहीं सोए। ये बोलते हुए भी मेरा गला रुंध जाता है, क्योंकि मैं भी खुद एक्सपेरेंट हूँ। किन तकलीफ़ों से जूझते हुए, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को जूझते हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हुए लोग पढ़ते हैं, ये उनको नहीं समझ में आएगा। जब हम वापस घर जाते हैं, अभी जस्ट हम आज इस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आयोग को जगाने के लिए भी मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। और मैं लगातार प्रोटेस्ट में हूँ, ठीक है, कि बच्चों को उसका हक चाहिए, स्टूडेंट को उनका हक चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हम केवल स्टूडेंट हैं। हमें किसी राजनीति से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो हम बसपा से हैं, ना हम सपा से हैं, और ना हम बीजेपी से हैं, ठीक है। हम केवल स्टूडेंट हैं, हमारी कोई कास्ट नहीं है। हमारी डिमांड केवल एक है, ठीक है। हमारी डिमांड केवल एक है, 1 day 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन। 1 day 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बिना नॉर्मलाइजेशन के एग्ज़ाम कराया जाए, बिना नॉर्मलाइजेशन के एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक युवा परेशान है, उसके हाथ में जॉब नहीं है, ठीक है, और बोलते हैं कि देश का विकास होगा। धर्म तभी फलता फूलता है जब रोजगार हो। जब आपके जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो आप धर्म कर्म कैसे करेंगे। ये कोई बताए उनको, कोई समझाए। चाहे धर्म हो या कुछ भी हो, सबसे पहले किसका काम आता है। जब आपके पास मनी नहीं होगा, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। रेलवे का देख लो, आप किसी भी फील्ड में जाके देख लो, पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। क्यों ये ऐसा किया जा रहा है? क्यों बच्चों को बरगलाया जा रहा है? क्यों उनको बेरोजगार रखा जा रहा है? चलो हम अब पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। बहुत जाने की कोशिश करी हमने प्रयागराज, मुझे बीच में ही रोक लिया गया। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भी जाके वहाँ प्रोटेस्ट करूँ, ठीक है। मैं हमेशा, बच्चों ये समझिएगा, मैम हमेशा आपके साथ है, हमेशा, चाहे वो सुख हो या दुख हो, आपकी लड़ाई में हम बराबर के साथी हैं, ठीक है। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि हम पढ़ा के चले जाएं। हमारा काम आपके दुख में सुख में भी सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको एक मोरल
गाइडेंस देना है, मोरल सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सोच रहे हो कि ऐसी माहौल में मैम को पढ़ाने का है बच्चों, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं एग्ज़ाम होने लग गया तो फिर क्या होगा बच्चे, बताइए। एग्ज़ाम होने लग गया तो क्या होगा। इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं क्लास कराऊं, लेकिन ये सोच के कि बच्चों का कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा बच्चे। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिससे क्वेश्चन 100% 20-25 क्वेश्चन पीसीएस में और आरओ में आते हैं। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन देने में महत्वपूर्ण रोल, इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, वह है पर्यावरण एवं सतत विकास, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। वह है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आज स्टार्ट हम कर रहे हैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एंड परिस्थितिकी, पर्यावरण एंड परिस्थितिकी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एंड परिस्थितिकी आज स्टार्ट करेंगे। चलते अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग पढ़ते भी रहिए, जहाँ भी रहें आप लोग पढ़ते रहें, पूरी कोशिश करें कि अगर एग्ज़ाम हो तो आपका क्वालिफाई हो। ठीक है बच्चे, तो लगा लेते हैं आज की पीपीटी। आज के क्वेश्चन फर्स्ट देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी आज का टॉपिक है। आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पर्यावरण एवं परिस्थिति से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व हैं, जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, ऑप्शन बी है, उन दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और डी, उपर्युक्त सभी। इसमें आप बताइए कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ठीक है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। इसमें जहाँ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत होगी वहाँ बच्चे हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, और जहाँ ऐसा लगेगा कि नहीं समय बर्बाद करना है तो वहाँ पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन होता चले। ठीक है, तो क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में, वो भी पर्यावरण है। उन दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, वो भी पर्यावरण है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं एक दूसरे से, वो भी पर्यावरण है। ठीक है, अभी समझते हैं एक्सप्लेनेशन में लगाया हुआ कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण क्या है? परि और आवरण को जोड़ने पर पर्यावरण बनता है। परि संधि विच्छेद आप लोगों ने पढ़ा होगा, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि और आवरण को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, परि प्लस आवरण। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आवरण हमें चारों ओर से घिरे हुए है। जो आवरण हमें चारों ओर से घिरे हुए, जो आवरण हमारे चारों तरफ है, जो आवरण हमारे चारों तरफ है वह क्या है? पर्यावरण है। जैसे कि परि मीन्स चारों तरफ, आवरण मीन्स ढकना या घेरे रहना, जो हमारे चारों तरफ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। समझ गए ना? जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था। पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या था बच्चे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। संक्रांति में संक्रमणकालीन क्षेत्र, संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ए, इको टाइम, बी, इकेड,
सी इकोस्फीयर, डी इकोटोन। बताइए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, इकोटोन। क्या कहलाएगा, इकोटोन। ये ठीक है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन। जब दो समुदाय, ठीक है, दो बायोम होते हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है जो एक दूसरे के मिलने से बना होता है उसे इकोटोन कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे ये है फॉरेस्ट, घने जंगल, ठीक है, घने जंगल, कैनोपी वाले जंगल होते हैं ना, घने जंगल जिसमें पेड़ और पौधों की बहुत ज़्यादा सघनता है, ठीक है, पौधों की बहुत ज़्यादा सघनता है, ये घने जंगल हो गए। और दूसरा हो गया ये हो गया घास के मैदान, घास के मैदान, ग्रासलैंड, ये हो गए घने जंगल, कैनोपी वाले जंगल, ठीक है, पेड़ पौधे। अब जो ये क्षेत्र है, जो एरिया है, ये वाला क्या हो गया, इकोटोन, ये हो गया इकोटोन, ठीक है। जैसे घने जंगल हैं, धीरे धीरे करके घने जंगल हैं, उनमें काफ़ी पौधों की मात्रा है, लंबे लंबे पेड़ हैं, कैनोपी वाले, मतलब कैनोपी के छत्रक वाले, हाँ छत्रक वाले, ठीक है। और एकदम से आप देखोगे कि यहाँ पे घास नहीं आ जाएगी, एकदम से ग्रासलैंड नहीं पाए जाएंगे। क्या होगा, पहले घने पेड़ होंगे, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ों की जो डेंसिटी कम होती जाएगी, फिर कहीं दूर दूर पेड़ पाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे जाके घास के मैदान पाए जाएंगे। तो ये जो जोन हो जाएगा वो इकोटोन है। ये इसके लक्षण इस क्षेत्र में घास के मैदान और घने जंगल भी पाए, घने जंगल के दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। इनमें कहीं कहीं दूर दूर तक पेड़, कहीं दूर दूर तक पेड़ और घास दोनों पाई जाएंगी। यहाँ पे दोनों चीज़ पाई जाएंगी, दोनों के लक्षण होंगे, दोनों के लक्षण होंगे, ठीक है, इसमें दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। और लेकिन जो ये रीजन रहेगा, ये रीजन जो रहेगा, इसमें सिर्फ घास के मैदान होंगे और इसमें केवल घने जंगल होंगे, ठीक है, ट्रीज होंगे, ये रहेगा, इसमें केवल ट्रीज होंगे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हो गया, ये कौन सा हो गया, दोनों के लक्षण इसमें पाए जाने हैं वो है इकोटोन, ठीक है, ये हो गया इकोटोन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा तालाब में, आपने कभी तालाब देखा होगा तो गांव के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, तालाब देखेंगे, तालाब के किनारे सीधे से एकदम से जो लैंड होती है उनके पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। पहले जलीय पौधे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसके बाद फिर वो पेड़ पौधे पाए जाएंगे जो एक मैदान या समतल फील्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो एक संक्रमण क्षेत्र होता है। कौन सा, इकोटोन क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चे, समझ गए ना। आंसर क्या हो गया, डी, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस और ईयर में फैक्चुअल वाइज क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो ईयर वाइज होते हैं, जो आपको रटने क्या रिवाइज, जितने बार आप रिवाइज करेंगे वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। कोई चीज़ रटी नहीं जाती, ठीक है, कोई भी चीज़ रटी नहीं जाती है, क्योंकि सिलेबस सिर्फ एक बुक आपके पास नहीं है, आपके पास इसका क्या है, भंडार है, लाइब्रेरी है, कितना रटोगे आप, ठीक है। तो आप जितने बार रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, ये खेला होता है दिमाग का एग्ज़ाम में ABCD दिया होता है, उसमें आपका आंसर भी दिया होता है, फिर भी हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने रिवीजन नहीं किया होता है तो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता है। बिना रिवीजन के हम अपना 60% भूल जाते हैं, केवल 40% याद रहता है, ठीक है, केवल 40% चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। तो आंसर क्या है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब, 1986 में, 1986 में। आंसर हो गया बी, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। क्या? में संपूर्ण भारत में लागू है। कौन सा एक्ट? द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बच्चे बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? नहीं है, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन ए है धारणीय विकास, ऑप्शन बी है गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। कागज के थैलों का प्रयोग। बताइए इसमें क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा पर्यावरणीय एक मिनट बच्चे, मुझे लग रहा है कि मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किया है। बैक पे जाएंगे। नहीं किया है। ठीक है, कागज के थैलों का प्रयोग। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी कम करना। बी, गरीबी कम करना, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा में धारणीय विकास है, वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब है। लेकिन गरीबी कम करना ये एसडीजी गोल्स हैं, उसमें हम आगे जब बताएंगे। जो एसडीजी गोल्स हैं ना हमारे, वो 17, वो आगे हम बताएंगे आपको उसमें कौन कौन से गोल्स में क्या बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि रहेगा जो एनवायरमेंट इकोलॉजी क्लास, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बच्चे? बी। आंसर हो गया आपका बी। आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पर्यावरण किससे बनता है? आज हमारी वॉइस से आपको लग रहा होगा कि पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन अंदर से मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। ठीक है, मैं भी बहुत व्यथित हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग कब नोटिस देगा, आखिर इसकी मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ही आप लोगों को इतना बोलेंगे तो आप और भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए बच्चे लगे रहिए, पढ़ाई में भी लगे रहिए, और बाकी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है तो वो भी करिए। हम भी कर रहे हैं ना, इसलिए आप भी करिए। ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है? आज हमें अपना हक खुद मांगना पड़ रहा है स्टूडेंट को, है ना। आज स्टूडेंट को अपना हक खुद मांगना पड़ रहा है, और जब इलेक्शन होता है तो वो मांगते हैं। आज हमारा काम है, अब तो वो भूल गए ना, अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत पे लोग याद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पर्यावरण किससे बनता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, बी भू आकृतिक घटकों से, सी अजैव घटकों से, डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण किससे बनता है? जैसे कि अब हम बताते हैं, परिप्रस आवरण से मिलकर बना है पर्यावरण। हमारे जो चारों तरफ है वो सब पर्यावरण है। ठीक है, तो क्या हुआ? डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ठीक है, जीवी घटकों से, बायोटिक कंपोनेंट्स, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो आप बच्चे समझ जाएं। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस में, आरओ में भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। पर्यावरण के 3 संघटक हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं पर्यावरण के, जिससे मिलकर पर्यावरण बना है। ठीक है, फर्स्ट है भौतिक या अजैविक संगठन। भौतिक, फिजिकल या अबायोटिक, अजैविक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और जैविक संगठन बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और थर्ड है ऊर्जा संगठक। ठीक है, एनर्जी कंपोनेंट्स, एनर्जी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो भौतिक या अजैविक संगठन है, उसमें क्या क्या आते हैं? स्थल आता है, वायु आता है, जल आता है, सनलाइट आती है। ठीक है, ये सब आते हैं, स्थल, वायु, जल, सनलाइट। ठीक है, और ओशनिक करंट्स, ये सब आते हैं। ठीक है, और जैविक संगठन में बायोटिक कंपोनेंट से पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये आते हैं। और ऊर्जा संगठन में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये आते हैं नेचुरल। अब बताते हैं भौतिक या अजैविक संगठन। जो फिजिकल और नॉन
बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स, उन्हें बोलते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें स्थल में जीवन नहीं पाया जाएगा। हाँ, स्थल में प्राप्त, आप कहेंगे कैसे नहीं पाया जाएगा मैम, स्थल में ही तो जमीन पर ही तो पौधे ग्रो करते हैं, क्यों कैसे फिर जीवन नहीं पाया जाएगा? हाँ करते हैं, लेकिन आप एक मिट्टी है जो उसमें जो अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके कारण होता है बच्चे, ठीक है। एक ओनली सिर्फ अगर उससे पूरा मिनरल्स अकेले अगर हम बोल दें उसको, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, चल सकता है? नहीं ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जीवन नहीं पाया जाता है। किसमें? अजैविक संगठन में। स्थल, वायु, जल, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, जैसे जल क्या है, अजैविक संगठन है या जैविक संगठन? तो आपने पढ़ा नहीं रहा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बताया है मैंने, ठीक है। और जैविक संगठन क्या होता है? जैविक संगठन होता है लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे पादप, पेड़ पौधे, ठीक है, फ्लोरा फौना, ठीक है, जैसे कि पादप पेड़ पौधे होते हैं ना, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो होते हैं ना, इनमें सभी में जो ग्रो करते हैं मूवेबल होते हैं, जिनमें खुद का जीवन होता है, ठीक है। और उनमें क्या होते हैं? जैविक संगठक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूक्ष्म जीव क्या है, क्या ये बायोटिक कंपोनेंट्स है या अबायोटिक कंपोनेंट्स है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है। और थर्ड पूछा जाएगा ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक में क्या आते हैं? सौर ऊर्जा होती है, वो आती है, और भूतापीय ऊर्जा होती है, वो आती है, ठीक है। और भी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है, सौरिक ऊर्जा एंड भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। ऐसे टाइडल एनर्जी भी है, ठीक है, ये आती हैं। तो ये 3 संगठक हो गए जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। पर्यावरण किससे बना है? उपरोक्त सभी, ये आपको बता दिया है, क्योंकि पर्यावरण में जैविक संगठक, अजैविक संगठक सभी होते हैं, ठीक है। उनसे मिलकर, जैसे आपसे कहीं पूछ लिया जाए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण तो आपको पता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, इकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। तो समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य जो जीव हैं और जो हमारा फिजिकल पर्यावरण है, उनके मध्य जो अंतर संबंध एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इनके क्या है, जो भौतिक पर्यावरण होता है और समस्त जीवों के बीच का जो अंतर संबंध होता है, उन्हें क्या होता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और पर्यावरण में जीविक घटक और भू आकृतिक घटक, ये सब अजैविक घटक सभी पाए जाएंगे, जिनसे मिलकर पर्यावरण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया है, 3 कंपोनेंट्स है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको लगे कि हमारी स्पीड स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के कर लीजिएगा, लेकिन करना जरूर बच्चे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाने 100%, ठीक है। और हमेशा 25 से 30 क्वेश्चन इससे बनते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। धारणी विकास के किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणी विकास। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत, यहाँ ये आएगा पीढ़ीगत नहीं है, पीढ़ीगत है, अरे पीढ़ीगत। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, डबल यहाँ डंडा नहीं है, संवेदनशीलता का विषय है, ठीक है। धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। धारणी विकास, ए ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन, और ऑप्शन डी सामाजिक होता है, इसमें भी डंडा होगा, सामाजिक संसाधन, ठीक है। संसाधन बताइए
धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतःपीढ़िगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, कौन से संसाधन हैं जिसमें धारणी विकास में संवेदनशील बने हुए हैं, कि धारणी विकास क्या होगा ये भी हमें बताएंगे कि कौन सा संसाधन होगा जिसमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होना जरूरी है। बताइए कौन सा होगा वो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस होंगे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, इसमें हम कुछ आपको बताए हैं एक्सप्लेनेशन, वो देख लीजिए। धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। धारणी विकास क्या हो गया कि विकास की वह अवधारणा जिसके तहत हमारी जो प्रेजेंट टाइम की आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा तो करते ही हैं, साथ में हम रिसोर्सेज को उस तरह से कंजर्व, संरक्षित करके चलते कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके, उनके लिए भी हम कुछ बचा के रख सकें। ठीक है, इसलिए हम उनका संरक्षण करते हैं, उस तरह से उनका दोहन करते हैं कि आगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा इसी पीढ़ी तक हमें पूरा कर लेना फिर आगे तो नहीं होना है कुछ, है आगे जाके दुनिया नहीं चलने वाली, बस यही पीढ़ी लास्ट है, फिर ऐसा तो नहीं सोचना है ना, आगे भी जो लोग आए उनको भी वो रिसोर्सेस भी मिलें, उनका दोहन करने को भी मिले। इसको बोलते हैं धारणी विकास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? धारणी विकास। अब चलते बैक अपने क्वेश्चन पे। तो किसका होगा? वो प्राकृतिक संसाधन होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होगा? जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होंगे? यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल संसाधन है ना, पेट्रोल है, गैस है, ठीक है, और धातुएं हैं। ठीक है, ये सब नेचुरल क्या है? रिसोर्सेस हैं, संसाधन है जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। लेकिन इनको बनने में हजारों करोड़ों मिलियन ईयर्स का समय लग जाता है। ठीक है, ये एक दो दिन में किसी पेड़ से कोयला नहीं बन जाएगा। ठीक है, पेट्रोल नहीं बन जाएगा, गैस नहीं बनेगी, और मेटेलिक भी बनने में भी, मिनरल्स वगैरह इन बनने में भी अरबों खरबों ईयर्स का समय लगता है। ठीक है, तो इसको हमें कंजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसको दोहन न्यायसंगत तरीके से नहीं करेंगे तो आगे वाली आने वाली पीढ़ी उससे वंचित रह जाएगी। इसलिए हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का न्यायसंगत उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं धारणी विकास। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स में कोयला, पेट्रोल, गैस, धातु है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है? धारणी विकास के रूप में उपयोग करना है। यह एक क्वेश्चन में पूछा गया था, धारणी विकास किसके उपयोग के संबंध में अंतःपीढ़िगत संवेदनशीलता का विषय है, वो है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चे, ये कुछ बताना है? कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, किसी और सब्जेक्ट से पढ़ना है। ठीक है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, वो बताइएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत अच्छे से हम समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम बता ही दिया, धारणी विकास आपको लिए, ये आप लोग समझ ही गए धारणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब जान ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी बच्चे, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, ये बच्चे को भी याद हो गया, छोटे बच्चों को भी पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आयोग पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं भी सोची कि एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 5 जून, 5 जून। आंसर हो जाएगा सी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? प्राकृतिक पूंजी नेचर रिसोर्सेस, नेचर कैपिटल में सम्मिलित किए जाते हैं। ए वन फॉरेस्ट, बी जल वाटर, सी सड़कें रोड्स एंड डी खनिज मिनरल्स। बताइए किसमें किए जाते हैं? निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक पूंजी में कौन सा वो एक ऑप्शन होगा जिसको छोड़कर बाकी सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं? ठीक है, बता देते हैं हम। आंसर क्या होगा? 1 फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खनिज नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और जल, एक मिनट बच्चे, धातु में खनिज। ठीक है, यहाँ जो बताया था हमने धातु में खनिज। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, खनिज ये है नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सड़कें ये आर्टिफिशियल मनुष्यों द्वारा बनाई गई, ह्यूमन मेड है। ठीक है, तो ये क्या आर्टिफिशियल सड़कें, ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये आपने देखा क्या पृथ्वी बनी तो सड़कें अपने आप बनी थी क्या? नहीं बनी थी ना। तो ये सड़कें जो हमने बनाई हैं, ठीक है, हमने इट मीन्स कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? नहीं, आप लोग कहेंगे मैडम आपने कहाँ सड़क बना दी, इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया बहुत अच्छा है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो है ही, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन का करीब आपके 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। ये देखो, एक मिनट मैं अपना कर्सर देख लेती हूँ। प्राकृतिक संसाधन, मुझे लगता है मुझे चश्मा बदलना पड़ेगा अपना। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धुंधला दिखाई लेने लग जाता है कई बार, मुझे मेरा ही कर्सर नहीं दिखता है। ठीक है, आई थिंक मेरा पावर बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है मेरा पावर। ठीक है, तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन 2 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। एक तो होते हैं अक्षय संसाधन, एक होते हैं क्षय संसाधन। अक्षय संसाधन वह होते हैं जिनका क्षय नहीं होता, मतलब क्षय नहीं होता, जो लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से खत्म नहीं होते, वो हो गए अक्षय संसाधन। और क्षय संसाधन जिनका क्षय हो जाता है, जो समाप्त हो जाते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में उनका दोहन किया जाएगा। उनकी एक लिमिट है, एक सीमित मात्रा में है। अगर हम उनका लगातार उस अनुचित दोहन करेंगे तो वो एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, क्षय संसाधन है। तो अक्षय संसाधन क्या है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्षय संसाधन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, और अब अक्षय संसाधन में जिनका क्षय नहीं होता, जो लगातार बनते रहते हैं, वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सनलाइट, सोलर एनर्जी एंड पवन ऊर्जा। ठीक है, विंड एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी एंड परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये लगातार बनती रहती हैं, अक्षय इनका क्षय नहीं होता। ये हो गई है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। अब चलते हैं क्षय संसाधन पर। ठीक है, जिनका क्षय हो जाता है, ठीक है, एक उनकी लिमिट होती है, अभी बताई दिया, जो समाप्त हो सकती है, वो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, इनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चे। एक तो है नवीकरणीय, एक है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ठीक है, एक है अनवीकरणीय। अरे रास पे चढ़ गया ना, एक मिनट बच्चे, ये इधर गलत लिखा है। एक मिनट इरेजर लेते हैं, बहुत देर बाद इरेजर मैंने ली है। ठीक है, पेन। ये हुआ अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, इसमें ऊपर आ नहीं चढ़ता, अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। ठीक है, एक नवीकरणीय, ये गलत लिखा है ना, इसलिए हम यहाँ लिखे अनवीकरणीय। ठीक है, एक नवीकरणीय होता, एक अनवीकरणीय होता। नवीकरणीय जिनका नया बनते रहते हैं। ठीक है, जो लगातार बनते रहते हैं। ठीक है, जिनका फिर से अगर हम यूज़ कर लेंगे तो दोबारा से फिर बन जाएंगे, इनका नवीकरण होता रहेगा, नहीं मतलब नए बनते रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? 1। अगर हम एक बार अपने फॉरेस्ट अगर काट लेंगे
तो उसके बाद वो ग्रो कर जाएंगे अगर उनकी देखभाल अच्छे से की जाए तो, ठीक है। और चारागाह भी इनमें आएंगे नवीकरणीय में, जल तंत्र आएंगे, ठीक है, और कृषि तंत्र भी आएंगे नवीकरणीय में, वन आएंगे, प्राणी आएंगे, मृदा आएंगी, ये सभी इनका नवीकरण होता रहता है, ठीक है। ये हो गए नवीकरणीय। अनवीकरणीय क्या होते हैं? जिनका नवीकरण नहीं होता, जो नए नहीं बनता है, ठीक है। इनकी एक लिमिट होती है, हाँ नए बनते हैं लेकिन उन्हें बनने में जैसे भी बताया था कि अरबों सालों का टाइम लग जाता है, ठीक है। काफ़ी वर्षों के बाद इनका बन पाते हैं, इनके मतलब बनने का स्लो दर बहुत धीमी होती है, ठीक है। अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, कोई ऐसे नहीं हो 200 सालों का काम है, 100-2 सालों, यहाँ 500 सालों का भी काम नहीं है, अरबों खरबों वर्षों का टाइम लग जाता है इसको बनने में, अनवीकरणीय। इसलिए अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, इनका एक सीमित होता है, लिमिट होती है कि इतनी मात्रा है, उससे ज़्यादा अगर आप दोहन करेंगे तो एक दिन का वो, जैसे कि आपके पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, एक घूंट करके पियेंगे, एक दिन वो ख़त्म हो जाता है ना, एक टाइम पे, एक दिन क्या थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाता है। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बता रहे हैं। अच्छा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अब हम आपको बताएं, ठीक है। हाँ, आपके पास जैसे आपने बॉर्नवीटा का एक डिब्बा ले लिया, ठीक है, खाने के लिए, अब रोज रोज 1 चम्मच ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 महीने का वो 1 महीने तक चल जाएगा आपका। लेकिन आपको डॉक्टर ने बताया कि 1 महीने तक चलाना है, लेकिन आपको अच्छा लग गया, फिर आप क्या करेंगे, उसको 1 दिन में ही खाए जा रहे हैं, ठीक है, 1 दिन में ही आधा आधा कर ले रहे हो, आप 5-6 दिन में आपने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसका क्या किया आपने, जितना नहीं खाना चाहिए उतने मात्रा में आपने खा लिए, ठीक है, तो वो तो आपका फ़ायदा भी नहीं करेगा, ठीक है, और उसका जो एक एडवांटेज मिलना था वो भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से ये जो संसाधन उनका भी है, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, गैस जैसे पेट्रोल है, कोयला है, गैस है, जिप्सम है, धातुएं हैं, ठीक है, अनवीकरणीय। पेट्रोल है, इसका एक लिमिट है, उस मात्रा में दोहन करेंगे, लेकिन अगर अनुचित दोहन करेंगे तो इसकी मात्रा है जो खत्म हो जाएगी। तो ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। कौन? पेट्रोल, कोयला, गैस, जिप्सम, धातुएं, मिनरल्स भी, ठीक है, मिनरल्स भी है। तो एक हमें सीमित मात्रा में इनका दोहन करना होता है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम इसका दोहन, अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों, ऐसा क्यों है। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल ले लिया आपने, पेट्रोल ने आप अनाप शनाप अनुचित दोहन कर रहे हैं, लगातार गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो संसाधन तो जा ही रहा है, ठीक है, दूसरा जो आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं वो एक अलग है, ठीक है, वो एक अलग इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, किसका? पेट्रोल का। कोयला भी हमको एक सीमित मात्रा में, इससे भी क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसका तो हमें जितना चाहिए उतना ले लो, बाकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। एक तो 6 संसाधन हो गए, ठीक है, एक हो गए अक्षय संसाधन हो गए, 6 संसाधन हो गए। अक्षय संसाधन एक बार रिवाइज कर देते हैं। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जो अक्षय संसाधन हैं, उनको फर्दर कौन कौन से हैं वो? सोलर एनर्जी होती, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी एंड परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। और 6 संसाधन को अगर हम करेंगे अनवीकरणीय एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को, एक तो नवीकरणीय होते हैं रिन्यूएबल एंड अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। ये हमने तो इंग्लिश में लिखा ही नहीं, इधर लिख देंगे, कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे। RE, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय वन, चारागाह, जल तंत्र, कृषि तंत्र, वन, प्राणी, मृदा। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल है पेट्रोल, कोयला, गैस, जिप्सम, धातुएं, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में, ठीक है, ये है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था आंसर? सड़कें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहाँ पे है ये? नीरी कहाँ पे है? ये बहुत कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2011 से अभी 2017-18 लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और सभी एग्जाम में, चाहे वो PCS का हो, लोअर PCS का हो, BPSC हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, UPSC हो, UPPCS हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है?
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में है। ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी, नीरी। नीरी का आप पूछेंगे कि मैम इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, नीरी आप लोग पूछेंगे कि मैम इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट, पेन गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट बच्चे रुकना, जरा सा माइक हम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ अब ठीक। तो क्या हो गया? नीरी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल, यहाँ पे लिख देते हैं नीरी का फुल फॉर्म, नेशनल नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हो गया नेशनल, ए है यहाँ पे, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नीरी का नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म नीरी का। और ये कहाँ पे है? नागपुर में, जैसे कि इसमें ये ऑप्शन में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में की गई थी। ठीक है, इसकी कम बस इतना ही पता आप कर लो, कब की गई थी इसकी स्थापना? स्थापना कब की गई थी इसकी? 1958 में, 1958 में। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और क्या है? इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में है। नीरी की जो, और आपको ये जानना भी जरूरी है, और भी जो 5 क्षेत्रीय कार्यशाला हैं, 5 क्षेत्रीय कार्यशाला हैं, ब्रांचेस। प्रयोगशाला है, छोड़ी एक मिनट, दिमाग कहीं और जा रहा है, तो स्थिर नहीं है दिमाग मेरा भी। ठीक है, क्या क्षेत्रीय, इसकी 5 क्षेत्रीय क्या प्रयोगशालाएं, वही मैं सोचूं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं कहाँ कहाँ है? चेन्नई में है, चेन्नई। ठीक है, दिल्ली में है, दिल्ली, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में है, और 2 है कोलकाता और मुंबई में, कोलकाता एंड मुंबई। पूरी 5 हो गई ना? 3 4 5, हाँ ठीक है, मुंबई में। और नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अब ये पूछे जाए किसके अंडर काम करता है? नीरी किसके अंडर काम करता है? किसके अंडर काम करता है? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, कार्य करता है, के अधीन कार्य करता है। ठीक है, क्या? नीरी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है क्या? नीरी। ठीक है, आंसर हो गया सी,
नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक, ऑप्शन ए हो गया जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण। ऑप्शन बी प्रदूषण तथा निरोध एवं नियंत्रण। सी निर्धनता को घटाना। डी उपरोक्त सभी। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण करोगे, प्रदूषण निरोध नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। क्या होगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आंसर होने वाला है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या किया है? जैविक विविधता, जैविक विविधता गलत लिखा है ये, इसमें भी छोटी की मात्रा होगी। जैविक विविधता का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करेंगे और निर्धनता को भी घटाएंगे। इसके सतत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। बी जिनेवा। सी रियो डी जेनेरियो और डी ब्यूनस आयर्स। बताइए कहाँ हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सी रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। सी रियो डी जेनेरियो में हुआ है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते चलें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राजील। यहाँ भी लिख दो आप कहाँ पे। कैसे अगर आपको ये नहीं दिया रहा होगा, केवल ब्राजील दिया रहा होगा, तो भी आप ये आंसर, ये क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, ब्राजील। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। और कब हुआ था ये? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ब्राजील में हुआ था ये। ठीक है, 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया था। जैसे एजेंडा 21 इसी में नाम दिया गया था। आपसे पूछा गया एजेंडा 21 किसे नाम दिया गया था? एजेंडा 21, जो 21 गोल्स थे ना, इसलिए एजेंडा 21। इसमें क्या था? जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना है। विकासशील देशों, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे, 21 नहीं बता रहे, घबराइएगा नहीं है, अपनी सोचे अब छोड़ के चले जाएं क्लास। ठीक है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने का प्रबल है। सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा देने पर ये। ठीक है, और भी गोल्स थे जो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। ठीक है, और जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील में किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? रियो 20 था। ठीक है, पुनः दोबारा किया गया था 20 साल बाद। ठीक है, तो इसके लिए इसका नाम था शीर्षक रियो 20। ठीक है, तो ये 1992 में किया गया था रियो डी जेनेरियो, पृथ्वी का पहला शिखर सम्मेलन था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। इसी को एजेंडा 21 नाम, इसमें भी एजेंडा 21 कार्यक्रम नाम दिया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रियो 20, जैसे अभी बताया ये हमने आपको क्वेश्चन लीक कर दिया, अब फिर भी आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 12, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ए, द फ्यूचर वी वांट, बी था द फ्यूचर वी सीक, सी था द फ्यूचर वी हैव, और डी था द फ्यूचर वी सी। बताइए क्या था? रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? आंसर क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट आंसर था, शीर्षक था ए, और आपका आंसर क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा ए। ठीक है, रियो 20 सम्मेलन का आयोजन पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1990 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। ठीक है, ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में, ठीक है, इसके जस्ट 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, इसके 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद 2012 में, वर्ष 2012 में, ठीक है, यहाँ वर्ष लिख देते हैं, वर्ष 2012 में, ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, अगेन फिर से वहीं ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही किया गया। ठीक है, इसका नाम था, क्या था? रियो 20, जैसे कि अभी हमने जैसे बता दिया, शीर्षक क्या था? रियो 20। अभी याद रहेगा रियो 20 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के 20 वर्ष बाद किया गया था, इसलिए इसका नाम था रियो 20, रियो +20 मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहे। ठीक है, रियो 20, रियो +20, यही था रियो +20। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका शीर्षक का नाम था क्या? रियो +20, रियो 20 याद से। ठीक है, ये इसलिए कि 20 वर्ष बाद किया गया था ये, और रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और क्या था? इस सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। क्या शीर्षक था इसका? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, ठीक है, ये इसका एक मिनट यहाँ इसके हो रहा है। ठीक है, द फ्यूचर वी वांट, ये इसका शीर्षक था, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, क्या? द फ्यूचर वी वांट, ये इसका था शीर्षक। ठीक है, ठीक है, इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर क्या विचार किया गया था। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज और बताते चले, इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, ठीक है, ये सब, बाकी तो फिर और भी है चीज़, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता ही दी मैंने। तो इसका क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं बताइए, अभी जस्ट रिसेंटली पूछा गया। ठीक है, तो क्या था? द फ्यूचर वी वांट। जो अभी हुए उनके बारे में इतना नहीं पूछेंगे, आयोग का क्या है यार, आयोग तो 20 वर्ष पुराने भी मैटर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए द फ्यूचर वी वांट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ड्राई एयर, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है ए 21%, 21%, बी 27%, 27%, सी 50%, 50%, एंड डी 78%, 78%। बताइए कितनी मात्रा होती है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा? घुमा दिया क्वेश्चन, बस लोग शुष्क हवा में उलझ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? वही हवा में जितनी मात्रा होती है। हवा में सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा होती है? बताइए, आप आंसर निकल आएगा आपका। किसकी हो जाएगी? 78%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 78%। नाइट्रोजन की मात्रा पूछी गई ना हवा में, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 78%। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। ठीक है, 78%। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। ठीक है,
उनमें उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग बताया गया है। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की 78.08%, ऑक्सीजन होती है 20.95%, और आर्गन होती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है 0.038%, नियॉन नियॉन गलत लिखा है, ओ नहीं होगी, चांदबिंदी होगी, नियॉन ये होता है ठीक है। नियॉन कितना होता है? 0.0018%, और हीलियम कितना है? 0.0005%, और मीथेन होगा 0.00017%। ये ठीक है। अब असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे। पहले हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर मीथेन ठीक है। ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, आंसर हो गया ऑप्शन डी, और बाकी एक्सप्लेनेशन ये हो गया ठीक है। ये आप याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? फ्लोरा एंड फौना? नहीं फौना तो नहीं, फ्लोरा की नहीं, ओनली इसमें पेड़ पौधों की बात करी गई है ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधों, फ्लोरा फौना में जीव जंतु दोनों आ जाते हैं, मनुष्य भी उसमें आ जाएंगे, इसमें सिर्फ पेड़ पौधों की बात करी गई। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली चांदबिंदी हमारे टाइपिंग में नहीं है ठीक है, चांदबिंदी हमारे टाइपिंग में नहीं है इसलिए मिस्टेक हो जाता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प, एंड डी ऑक्सीजन। बताइए किस गैस की कमी हो जाएगी यार? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बता दो बच्चे किस चीज की कमी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन ठीक है। आंसर हो जाएगा डी ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा और समझा देते हैं, ज़्यादा नहीं वक्त लेंगे, भाग मत जाइएगा आप लोग, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम, इसलिए तो हम बहुत स्पीड में पढ़ाने लग गए थे। आप लोग को लगा कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए फिर मैं अपने फिर से जैसे पढ़ाती थी वैसे आ गई ठीक है। जैसे ये पौधे हैं ठीक है, ये पौधे हैं, यहाँ जंतु ठीक है, ये पौधे हैं, ये जंतु है ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एक मिनट, ये टेढ़े होने के इनको ज़्यादा ही पड़ी है। और क्या करते हैं? अरे बार बार वही हो रहा है, ये एक मिनट बच्चे थोड़ा, बस इस बार हो जाएगा ठीक है। ये कई बार टैबलेट हमारा, इसको तो हम खिसका के रख लेते हैं थोड़ा। अब ठीक, अब हो गया, देखो मैंने कहा था इस बार हो जाएगा ठीक है। तो क्या होता है? ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को करते हैं रिलीज। यहाँ हो जाएगी ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन O2 ठीक है। और ये यहाँ पे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, CO2 ठीक है, ये CO2। तो ये क्या है? देखो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर रहे हैं ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं ठीक है। और जो जंतु होते हैं, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स या और भी जो पशु पक्षी ऑक्सीजन लेते हैं ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ठीक है। तो पौधे अगर नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कौन करेगा?
और ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम भी किनका होता है, पेड़ पौधों का ही होता है। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन, जिससे प्राणवायु से इसलिए कहते हैं कि इसी कारण हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन के कारण। प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली, जो वायुमंडल को दूषित कर रही है, प्रदूषण फैला रही है, करने वाली, और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है जिस गैस के कारण। ठीक है, एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, इसलिए वनों को क्या कहते हैं, हरे फेफड़ों की भी संज्ञा दी गई। वनों को क्या, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, हरे फेफड़े। वनों या फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, हरे फेफड़े। ठीक है, हरे फेफड़े की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या ना, लंग्स, ग्रीन लंग्स। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन बनाए रखते हैं ये। ठीक है, इतना तो बच्चे भी जानते हैं, बाकी हमने समझा ही दिया, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी जब कोई फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो कई लोगों को ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे बच्चे। ठीक है, फॉरेस्ट को क्या, ग्रीन लंग्स या हरे फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आंसर हो गया डी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 15 के 50 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं कि मैम बहुत कम क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम गागर में सागर वाला काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। नहीं पे अंडरलाइन करेंगे पहले। ठीक है, पेड़ पौधों का नहीं है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी, शोर का अवशोषण करना, नॉइस का, और वायु का अवशोषण करना, और डी, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। बताइए कौन सा पेड़ पौधों का नहीं है। तो पेड़ पौधे जस्ट अभी बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये तो हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। शोर का अवशोषण करते हैं, ये भी हम बताएंगे, नॉइस पोल्यूशन, ये एब्जॉर्ब कर देंगे, जो नॉइस फैलेगी उसको भी। ठीक है, ये पर वायु का अवशोषण, इसमें क्या बताया, वायु का प्रदूषण है। सॉरी यहाँ पे इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे कुछ गलत लग रहा है। यहाँ अवशोषण नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे होगा वायु का प्रदूषण होगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा वायु का प्रदूषण होगा बच्चे, प्रदूषण। ये कई बार टाइपिंग में हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो अवशोषण कर लेते हैं, शोर का भी अवशोषण कर लेते हैं, वायु का प्रदूषण एंड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के सभी में अवशोषण कैसे आ गया यार, ऑक्सीजन की विमुक्ति है यहाँ पे। शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन की विमुक्ति। वही मैं सोचूं ऑक्सीजन का अवशोषण कहाँ कर रहे हैं, मैं इसको बार बार पढ़ रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कुछ तो गलत है। विमुक्ति, ठीक है, ऑक्सीजन की विमुक्ति होगी, ऑक्सीजन की विमुक्ति होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। ये सही है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। शोर का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आंसर नहीं है वायु का प्रदूषण। और ऑक्सीजन की विमुक्ति ये भी करते हैं। ठीक है, विमुक्ति ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये विमुक्ति अवशोषण नहीं, विमुक्ति अब्जॉर्प्शन नहीं, रिलीजन करते हैं, रिलीज करते हैं, सॉरी, विमुक्ति। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका सी, वायु का प्रदूषण नहीं करते। पेड़ पौधे के वायु का प्रदूषण करते हैं नहीं ना, अवशोषण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। इस प्रकार से वायु को क्या करते हैं, स्वच्छ और पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखते हैं। ये वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं।
और दूसरा क्या, ये शोर का अवशोषण कैसे करते हैं, ये आपकी बात मन में आ रही होगी, शोर का अवशोषण कैसे करेंगे। आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा सड़कों के किनारे वृक्षों की कतारें लगी होती हैं। जैसे ये सड़क है, ठीक है, ये कोई सड़क जा रही है, ठीक है, इनके किनारे किनारे यहाँ पे ऐसे वृक्ष लगाए जाते हैं। इस तरफ भी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, लास्ट है, ठीक है। ये किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, इनके जस्ट किनारे किनारे ये ट्रीज लगे होते हैं जहाँ ये जाती है रोड, ठीक है, ये लगे होते हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं? क्या इनका काम सिर्फ ग्रीनरी देना होता है, क्या कुछ और भी होता है? क्योंकि इनका काम क्या होता है, वृक्षों की कतारी खड़ा करके क्या करते, ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। ये जो ध्वनि प्रदूषण है ना, उससे बचा जा सकता है, जो नॉइज निकलती है। और फिर यहाँ पे जो रियासी एरिया होंगे इन तक नॉइज ना पहुँचे, ठीक है, ये रियासी एरिया होंगे ना, इन तक नॉइज ना पहुँचे। तो इससे किससे बचने के लिए, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। बच्चे थोड़ी क्लास लंबी हो रही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, करिएगा जरूर, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के, क्योंकि पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं, डीसीबी। किसे 10 से 15 डेसिबल, ठीक है, 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं, ठीक है। 10 से 15 डेसिबल तक ये ध्वनि की इंटेंसिटी को, डेसिबल को कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो ध्वनि जाएगी, क्योंकि जो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी पेड़ों द्वारा, ठीक है, नॉइस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आज की ज़माने में नॉइस पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एक नॉइस पॉल्यूशन और एक आ रहा है लाइट पोल्यूशन भी, ठीक है। तो वो दो ये कॉन्सेप्ट हैं जो आगे बताएंगे कभी। नॉइस पॉल्यूशन, इनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है इन पेड़ों द्वारा, इसलिए एक जस्ट पूछा गया ग्रीन मफलर का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ग्रीन मफलर, उसका भी संबंध इसी से। ग्रीन मफलर मतलब रोड के किनारे हरे हरे पेड़ों की कतारें लगा देना, एक मफलर की तरह, जो उसको, जैसे कि हम मफलर पहनते हैं ना तो हमें ठंडी से बचाते हैं, जब हम मफलर पहनते हैं तो वो हमें ठंडी से बचाता है। और इस तरह से सड़क के किनारे जो मफलर की तरह से पेड़ों की कतारें लगा दी जाएंगी, वो हमें नॉइस से बचाएंगे, ठीक है। इसलिए इसे ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ग्रीन, अगर आपसे आंसर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्रीन मफलर का काम क्या है, ग्रीन मफलर से संबंध क्या है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। सड़क के किनारे दोनों तरफ लंबी लंबी कतारों के रूप में वृक्षों को रोपा जाता है, जिससे कि नॉइस पोल्यूशन से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि ये नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 10 से 15 डेसिबल तक इंटेंसिटी ध्वनि की कम कर देते हैं, जिससे रिहायशी एरियो में ध्वनि कम तक पहुंच पाती है और वो ध्वनि प्रदूषण से बचे रहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका क्या, सी, वायु का प्रदूषण नहीं करते। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट इकोलॉजी के, जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और जिसकी ज़रूरत थी एक्सप्लेनेशन की वो भी हम आज करा दिए हैं। बाकी कल हम क्वेश्चन 15 और लेके आएंगे, एनवायरमेंट इकोलॉजी पूरी कंप्लीट करा देंगे बच्चे, फिर उसके बाद हम यूपी स्पेशल में एंट्री लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ और आपको पढ़ना हो, कोई और टॉपिक को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी बताएं, ठीक है। और आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना तो कमेंट कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ठीक है। हम बार बार इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हम अपनी मेहनत पर बल देंगे, बाकी हम अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और फिर तो बाकी आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग करेंगे ही। लेकिन आज तो बोलना ही पड़ा हमको कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काफ़ी लोगों को जोड़िए, ठीक है। तो आप लोग जहाँ हैं, आपको पढ़ा के हमें भी अच्छा लगा, आपसे मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हमारा भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ काम किया आज। तो आप लोग बिल्कुल भी लगे, आप क्या बोलें आपको, आप यही बोलेंगे कि आप
पढ़ते रहिए जहाँ भी हैं, ठीक है। अगर आप धरना प्रदर्शन प्रयागराज में हैं या लखनऊ में हैं या आसपास के और डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहाँ भी हैं आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की इतनी अच्छी क्लास लेके आए हैं, नेक्स्ट भी आपकी क्लास बहुत मस्त होने वाली है, ठीक है बच्चे। तो फिर चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।